कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड की शुरुआत भी हम कक्षा 11 की पढ़ाई से शुरू करते हुए केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान में एक नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके बाद हम फिजिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा में गति जिसको हम पढ़ रहे हैं उसको आगे और कुछ बातें जानेंगे उसके बारे में। इसके बाद हम कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करते हुए केमिस्ट्री में विलयन पार्ट यानी सॉल्यूशंस के बारे में कुछ और बातें जानेंगे, जिसके बाद फिजिक्स का पार्ट यानी भौतिकी का पार्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज के एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज के इस अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान की कक्षा 11वीं का पाठ नंबर 2 जिसका नाम है परमाणु की संरचना भाग 1। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, उसके बाद हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना और आखिर में हम पढ़ेंगे अप्रमाणविक कण। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन के परमाणुीय सिद्धांतों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। सब पदार्थ परमाणुओं से बने हैं जो अविभाज्य हैं और इनको नष्ट नहीं किया जा सकता। एक तत्व में सभी परमाणु समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आकार और द्रव्यमान में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ऑक्सीजन परमाणु 2 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़कर एक पानी का अणु बना रहा है। यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन परमाणु का आकार और द्रव्यमान एक जैसा है, जबकि एक ऑक्सीजन परमाणु का आकार और द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु से अलग है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ। परमाणु क्या है? परमाणु एक रसायन का सबसे छोटा कण है जो प्रकृति में मौजूद है, जैसा कि आप इस दृश्य में देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु की संरचना। परमाणु छोटे छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है, जैसा कि आप इस दृश्य में देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ। अप्रमाणविक कण। परमाणु जिन छोटे कणों से बने होते हैं उन्हें अप्रमाणविक कण कहा जाता है। यह इस प्रकार है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन परमाणु के ऋणात्मक आवेश कण होते हैं जो परमाणु के केंद्र के चारों ओर घूमते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 में जे थॉमसन ने कैथोड किरण ट्यूब की मदद से की थी। आइए जानते हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज
कैसे की थी। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर एक कैथोड ट्यूब है जिसके अंदर कम दाब पर हवा भरी गई है और नीचे एक निर्वात पंप है जो कि इस हवा के दाब को नियंत्रित रखता है। यहाँ पर दो प्लेट, एक कैथोड और एक एनोड हैं जिनको जोड़ा गया है उच्च वोल्टता के साथ। कैथोड को ऋणात्मक कोने के साथ जबकि एनोड को धनात्मक कोने के साथ। दोस्तों, जे थॉमसन ने कैथोड किरण कैथोड से एनोड की तरफ फेंकी और उन्होंने एनोड के पीछे कैथोड ट्यूब के ऊपर एक प्रतिद्वीप लेप पाया। ऐसा तभी हो सकता था अगर कैथोड किरण में कोई ऋणात्मक अनुपात है और इसी को इन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। तो ऐसे हुई थी इलेक्ट्रॉन की खोज। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन हाइड्रोजन से प्राप्त होने वाले सबसे हल्के धनात्मक आयन को प्रोटॉन कहते हैं, जैसा कि आप इस दृश्य में देख रहे हैं। प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज सन 1886 में ई गोल्डस्टीन ने की थी। चलिए दोस्तों, देखते हैं इन्होंने कैसे किया था। दोस्तों, जैसा कि आपने इलेक्ट्रॉन की खोज में प्रयोग हुए उपकरणों को देखा, यह भी बिल्कुल समान उपकरण है, लेकिन ई गोल्डस्टीन ने इस बार एनोड से कैथोड की तरफ एनोड किरण फेंकी और उन्होंने कैथोड के पीछे प्रतिद्वीप लेप पाया। ऐसा तभी हो सकता था अगर एनोड किरण में कोई धनात्मक अनुपात है और इसी को उन्होंने कहा प्रोटॉन। तो ऐसे हुई थी प्रोटॉन की खोज। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ। न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है और उसका कुल आवेश 0 होता है। यह परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में सर जेम्स चैडविक ने की थी। आइए देखते हैं उन्होंने कैसे की थी न्यूट्रॉन की खोज। दोस्तों, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर एक अल्फा कणों का स्रोत है जहां से अल्फा किरणें फेंकी गई पैराफिन की प्लेट के ऊपर और वहां से कुछ किरणें निकली बेरिलियम की प्लेट से गुजरी। उसके बाद जो किरणें निकली उनको आयनीकरण कक्ष में जांचा गया तो यह पाया गया कि उनके अंदर प्रोटॉन है। दोस्तों, ऐसा तभी मुमकिन था अगर बेरिलियम से पहले वाली किरणों में प्रोटॉन के द्रव्यमान जितना द्रव्यमान वाला कोई कण हो और इसी को उन्होंने कहा न्यूट्रॉन। तो ऐसे हुई थी न्यूट्रॉन की खोज। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आवेश तथा द्रव्यमान अनुपात। इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात इस प्रकार होता है। E/m बराबर है 1.758820 जमा 10⁻11 कूलम्स पर केजी, जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और E इलेक्ट्रॉन का आवेश। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी विषय की तरफ, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात करने के लिए मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग का उपयोग किया था। आइए देखते हैं कैसे। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं,
यहाँ पर दो आवेशित प्लेट हैं, एक ऊपर और एक नीचे। इन दोनों ही प्लेट को उच्च वोल्टता के साथ जोड़ा गया है। ऊपर वाली प्लेट को धनात्मक कोने के साथ और नीचे वाली प्लेट को ऋणात्मक कोने के साथ। यहाँ पर कुछ तेल की बूंदें डाली गई हैं ऊपर वाली प्लेट के ऊपर, और यहाँ पर एक छोटा सा छेद भी है जहां से बूंदें होती हुई नीचे वाली प्लेट की तरफ जाएंगी, और हम इस दूरबीन से इसे देखेंगे। तो दोस्तों, इसी प्रायोगिक व्यवस्था के साथ मिलिकन ने प्रयोग किया और इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकाला, जो कि होता है 1.602 जमा 10⁻⁻19 कूलम। तो दोस्तों, इसी के साथ यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आइए देखते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। इस वीडियो में हमने सीखा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, उसके बाद हमने पढ़ा परमाणु की संरचना, और आखिर में हमने पढ़ा अपरमाणविक कण। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि अगले अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे परमाणु का थॉमसन मॉडल, और उसके बाद रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल, और आखिर में पढ़ेंगे समस्थानिक एवं संभारिक। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय सरल रेखा में गति भाग 3। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तात्क्षणिक वेग एवं चाल, उसके बाद हम पढ़ेंगे त्वरण। तो चलिए शुरू करते हैं तात्क्षणिक वेग से, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। औसत वेग बताता है कि किसी वस्तु की स्थिति में एक निश्चित समय अंतराल में किस दर से परिवर्तन हो रहा है। मतलब औसत वेग हमें एक निश्चित समय अंतराल की जानकारी देता है। औसत वेग द्वारा यह नहीं पता चलता कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर अलग अलग समय पर कितनी है। मतलब औसत वेग द्वारा हमें अलग अलग समय पर गति की जानकारी नहीं मिलती है। तो चलिए आगे देखते हैं। एक निश्चित समय पर किसी वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए ये गाड़ी गति कर रही है, और जैसा आपने देखा ये शुरू में विश्राम की अवस्था में थी, मतलब रेस्ट पोजीशन में थी, और ये लास्ट में वापस से रेस्ट पोजीशन में आ गई। मतलब इसका वेग समय के साथ बदल रहा है। तो एक निश्चित समय पर इसके वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं और इसका सूत्र समझते हैं। किसी वस्तु का तात्क्षणिक वेग उसके औसत वेग के बराबर होता है यदि वस्तु की दोनों स्थितियों के बीच का समय अंतराल 0 के निकट हो। चलिए हम औसत वेग का सूत्र लिखते हैं, जिसमें लिमिट लगा देते हैं टाइम के लिए 0 की तरफ। तो इसे लिखते हैं v बराबर लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0
डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी। तो लिमिट की वजह से डेल्टा एक्स चेंज हो जाता है dx एलिमेंट में और डेल्टा टी चेंज हो जाता है dt एलिमेंट में, और वेलोसिटी बन जाती है dx ओवर dt। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके लिए उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई कण गतिमान है और उसकी पोजीशन है x बराबर 280 माइनस 3t स्क्वायर। अगर a का मान 0.2 है जो कि एक नियतांक है और समय 1 सेकेंड है, तो हमें इस समय पर ताक्षणिक वेग का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम यह सूत्र लगाते हैं, v बराबर dx ओवर dt बराबर d बाई dt 280 माइनस 3t स्क्वायर। तो जब हम 280 माइनस 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलता है 2a माइनस 6t, जहां पर a की वैल्यू हम रखते हैं 0.2 और टाइम की वैल्यू रखते हैं 1 सेकेंड। तो चलिए देखते हैं, v बराबर 2a माइनस 6t बराबर 2 मल्टीप्लाई 0.2 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 बराबर माइनस 5.6 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और ताक्षणिक चाल पर नजर डालते हैं। ताक्षणिक वेग का परिमाण ही ताक्षणिक चाल कहलाती है। चलिए देखते हैं उदाहरण से। मान लीजिए ताक्षणिक वेग का मान है v बराबर माइनस 5.6 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए ताक्षणिक चाल का मान हो जाएगा u इजिकल टू 5.6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हमने ताक्षणिक वेग का केवल परिमाण लिया है, इसलिए माइनस साइन नहीं आया है। एक और उदाहरण देखते हैं, v इजिकल टू 6 मीटर पर सेकेंड। इसके लिए ताक्षणिक चाल का मान हो जाएगा u इजिकल टू 6 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि 6 मीटर पर सेकेंड पहले से ही धनात्मक है, इसलिए इस केस में ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग का मान बराबर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं त्वरण के बारे में। त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन। समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। आपने सड़कों पर गाड़ियों को चलते हुए जरूर देखा होगा। तो जब ट्रैफिक लाइट सिग्नल रेड होता है तब वहां गाड़ियां आके रुक जाती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, लाल गाड़ी रुक गई है। तो इसका अंतिम वेग हुआ 0, जबकि प्रारंभिक वेग का एक निश्चित मान था। तो यहां से हमें पता चलता है वेग समय के साथ परिवर्तित हो सकता है और इसी दर को त्वरण कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं और औसत त्वरण के बारे में पढ़ते हैं। वेग परिवर्तन तथा समय अंतराल के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। इसका SI मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और विमा होती है m0 L1 t-2। इसका सूत्र होता है a बराबर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो चलिए आगे चलते हैं और इसके लिए हम उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई कण गतिमान है और उसका प्रारंभिक वेग है 40 मीटर पर सेकेंड तथा अंतिम वेग है 60 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार प्रारंभिक समय है 6 सेकेंड और अंतिम समय है 8 सेकेंड। तो चलिए इसके लिए हम औसत त्वरण देखते हैं। औसत त्वरण का सूत्र है a बराबर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो चलिए इस सूत्र में हम सभी चरों के मान रखते हैं। तो यहाँ पर आया 60 मीटर पर सेकेंड माइनस 40 मीटर पर सेकेंड अपॉन 8 सेकेंड माइनस 6 सेकेंड, जिसे हम लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2 सेकेंड,
जिससे हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए इसी के साथ हम आगे चलते हैं और ताक्षणिक त्वरण को समझते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक निश्चित समय पर किसी वस्तु के त्वरण को ताक्षणिक त्वरण कहते हैं। जिस प्रकार एक निश्चित समय पर किसी वस्तु के वेग को ताक्षणिक वेग कहते हैं, इसी प्रकार ताक्षणिक त्वरण भी एक निश्चित समय पर डिफाइन किया जाता है। इसे एक निश्चित समय पर वेग और समय ग्राफ की स्पर्श रेखा के ढलान के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। तो आइए अब हम इसका सूत्र देखते हैं। इसे हम लिखते हैं a बराबर लिमिट t टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके लिए उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई कण गतिमान है जिसका वेग इस तरह से दिखाया है, v बराबर 480 माइनस टी स्क्वायर, जहां पर a एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 2 और t समय है जिसकी वैल्यू है 1 सेकेंड। हमें यहां पर 1 सेकेंड पर ताक्षणिक त्वरण का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम ताक्षणिक त्वरण का सूत्र प्रयोग करते हैं, जो कि है a बराबर dv बाई dt, जिसे हम लिख सकते हैं dy dt 480 माइनस टी स्क्वायर, और जिसका डिफरेंशिएशन हमें मिलता है 4a माइनस 2t। अब यहाँ पर हम a का और t का मान रखते हैं, जो कि इस तरह से है a बराबर 4a माइनस 2t इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन मिलता है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक समान त्वरण के बारे में पढ़ते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यदि वेग परिवर्तन की दर नियत है तो त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। चलिए इसे ग्राफ से समझते हैं। यहां पर पहला ग्राफ है वेग और समय के बीच, जो इस तरह से है। यहां पे आप देख सकते हैं ग्राफ एक सरल रेखा है जो प्रदर्शित करता है कि वेग एक समान गति से परिवर्तित हो रहा है। इसलिए हमें त्वरण और समय का ग्राफ इस तरह से मिलता है, जो कि एक समान त्वरण को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर ग्राफ में एक्सेलरेशन का मान यानी त्वरण का मान नहीं बदल रहा है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आपने औसत त्वरण का सूत्र इस प्रकार पढ़ा था, जो कि है a बराबर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अब यहाँ पर त्वरण एक समान त्वरण है। चलिए मानते हैं t2 माइनस t1 कुल समय अंतराल t के बराबर है, तो इसे हम लिख सकते हैं v2 माइनस v1 बटे t। यदि हम दोनों तरफ t से गुणा करें तो हमें मिलता है at बराबर v2 माइनस v1, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं v2 बराबर v1 प्लस at, जहां पर v2 अंतिम वेग है और v1 प्रारंभिक वेग है। और इस समीकरण को आपने न्यूटन की गति के समीकरण के रूप में भी पढ़ा होगा, जिसे इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है v बराबर u प्लस at। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और असमान त्वरण के बारे में पढ़ते हैं। यदि वेग के परिवर्तन की दर स्थिर नहीं है तो त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए इसे ग्राफ द्वारा समझते हैं। पहला ग्राफ है वेग और समय के बीच। मान लीजिए ये कुछ इस तरह से है, तो आप देख सकते हैं ये कोई सरल रेखा नहीं है, इसलिए वेग परिवर्तन की दर नियत नहीं है, और इसी के कारण त्वरण और समय का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा,
जो कि समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने सीखा ताक्षणिक वेग एवं चाल, उसके बाद हमने पढ़ा औसत एवं ताक्षणिक त्वरण, तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा एक समान व असमान त्वरण। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का शुद्ध गतिकी संबंधी समीकरण। धन्यवाद। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद न करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। हाथों को मल के स्वच्छ करेंगे साबुन और साफ जल से। याद रखेंगे सुमन के एस सीधे हाथ साबुन मल के, यू उल्टे हाथ रगड़ के। याद रखेंगे सुमन के। एम मुट्ठी के ऊपर हाथ फिरा के, ए अंगूठे के ऊपर गोल घुमा के। याद रखेंगे सुमन के। एन नाखूनों को हथेली पे चमका के, कलाई के पास छल्ला बना के। याद रखेंगे सुमन के। स्वच्छ रखेंगे हाथ तो स्वस्थ रहेंगे आप। नमस्कार दोस्तों, आज हम विलियन पार्ट का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग राउल्ट का नियम पढ़ेंगे या फिर हम राउल्ट नियम पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग आदर्श एवं अनादर्श विलियन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं राउल्ट नियम से। राउल्ट नियम फ्रेंच रसायनज्ञ फ्रांसिस मार्टे राउल्ट द्वारा दिया गया था। यह नियम 1886 में दिया गया था। यह द्रव विलयन के वाष्प दाब पर आधारित है। इस नियम को फ्रांसिस मार्टे राउल्ट ने द्रव विलयन के वाष्प दाब के लिए बनाया था। अब देखते हैं राउल्ट नियम कहता क्या है। राउल्ट नियम कहता है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। एक बार और इस बात को मैं दोहराता हूँ। राउल्ट नियम कहता है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ये राउल्ट नियम है। आप इस पूरे वाक्य को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। यह बहुत ही जरूरी चीज है परीक्षा के उद्देश्य से। इसके बाद देखते हैं राउल्ट नियम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन।
आपको अपने सामने एक ग्राफ दिख रहा होगा जिसपे वाष्प दाब और मोल अंश बना हुआ है। यह राउल्ट नियम का ग्राफ है। इस ग्राफ को आप अपनी कॉपियों में बना लीजिए, यह बहुत ही जरूरी है। अव्यय ए के लिए अगर मैं ये मानूं कि जो मेरा विलयन है उसमें 2 अव्यय हैं, तो अव्यय ए के लिए जो आंशिक दाब होगा PA वो समानुपाती होगा A के मोल अंश के, यानी कि XA। अब मैंने नीचे बराबर का साइन लगाया और उससे मेरा जो समीकरण बना वो बना PA = P0A XA। यह मेरा समीकरण बना। इसी प्रकार अव्यय B के लिए मैं सीधा लिख सकता हूं कि PB = P0B XB। यह मेरा आंशिक दाब है PA और PB के लिए। यह आंशिक दाब मैंने राउल्ट नियम के हिसाब से निकाला है। राउल्ट नियम पे जितने भी आपके NCERT की किताब में सवाल हैं वह सवाल आप कर लीजिएगा। अब देखते हैं राउल्ट नियम की हेनरी नियम के साथ तुलना। राउल्ट नियम जहां आपने देखा कि जो हमारा आंशिक दाब P था वो बराबर था वाष्प दाब P0 × X, जहां पर X उस अव्यय का मोल अंश था। यह हमारा राउल्ट नियम था। और हमारा हेनरी नियम था P = KH × X, जहां पर जो P था वह गैस का आंशिक दाब था और जो हमारा X था वो गैस का मोल अंश था और KH हमारा हेनरी स्थिरांक था। अगर आप दोनों की तुलना करें आपस में, राउल्ट नियम और हेनरी नियम की, तो आप देख पा रहे हैं दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर है तो बस P0G और KH का। P0G जहां पर अव्यय का वाष्प दाब है, वहीं KH जो है वो हेनरी स्थिरांक है। तो राउल्ट नियम जो है वह एक स्पेशल केस होता है हेनरी नियम का, ऐसा माना जाता है, क्योंकि हेनरी नियम गैस द्रव विलयनों में इस्तेमाल होता है और राउल्ट नियम द्रव द्रव विलयनों में इस्तेमाल होता है। तो यह थी राउल्ट नियम की हेनरी नियम के साथ तुलना। अब आगे बात करते हैं आदर्श विलयन की। आदर्श विलयन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट नियम का पालन करते हैं। इसका मतलब क्या है? हम आदर्श विलयन का आंशिक दाब राउल्ट नियम की मदद से निकाल सकते हैं। आदर्श विलयन की जो दूसरी खास बात है वह ये है कि आदर्श विलयन में मिश्रण की एंथैल्पी और आयतन परिवर्तन शून्य होता है। आदर्श विलयन के ये 2 गुण बहुत ही जरूरी हैं, तो ये 2 गुण आप अपनी कॉपियों में नोट कर लीजिए। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी आदर्श नहीं होता, तो वैसे ही आदर्श विलयन भी नहीं होते हैं। ऐसा कोई भी विलयन नहीं है जो पूरी तरह से आदर्श है, लेकिन कुछ ऐसे विलयन होते हैं जो आदर्श विलयन की तरह थोड़ा थोड़ा बर्ताव करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से आदर्श विलयन नहीं होते हैं। तो यह चीज भी आप अपने दिमाग में रखिए कि आदर्श विलयन नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ ऐसे विलयन होते हैं जो आदर्श विलयन की तरह बर्ताव करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन के विपरीत अनादर्श विलयन वो विलयन होते हैं जो राउल्ट नियम का पालन नहीं करते। हम राउल्ट नियम की मदद से अनादर्श विलयन का आंशिक दाब नहीं निकाल सकते, या हम राउल्ट नियम का यहाँ पर उपयोग नहीं कर सकते। ये विलयन राउल्ट नियम के माध्यम से अनुमानित वाष्प दाब में धनात्मक और ऋणात्मक विचलन देते हैं। यह आदर्श नियम की एक बहुत ही खास बात है और ये जो विचलन है हम आगे देखेंगे, और यह धनात्मक और ऋणात्मक विचलन बहुत ही जरूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के उद्देश्य से। अब आगे बढ़ते हैं अनादर्श विलयन में विचलन। पहला विचलन होता है धनायन विचलन। धनायन विचलन में आप देख सकते हैं
दो तरह की रेखाएं बनी हुई है, एक डॉट से बनी है और एक कंटिन्यू रेखा बनी हुई है। डॉट से बनी हुई रेखा जो है वह राउट नियम से निकले हुए वाष्प दाब को दर्शाती है, और वहीं जो कंटिन्यूअस रेखा बनी हुई है, जो एकदम काली है, वह रेखा उस आंशिक दाब को दर्शाती है जो अनादर्श विलयन के असल में आंशिक दाब हैं। तो यह होता है धनायन विचलन। धनायन विचलन में आपने एक चीज देखी होगी कि अनादर्श विलयन का जो असल में आंशिक दाब है वह राउल्ट लॉ से निकले हुए जो आंशिक दाब है उससे हमेशा ज्यादा ही है। तो यह होता है धनायन विचलन। दूसरा होता है ऋणायन विचलन। धनायन विचलन के एकदम विपरीत ऋणायन विचलन में जो अनादर्श विलयन है उसका जो असल में आंशिक दाब है वह राउल्ट नियम से निकले हुए आंशिक दाब के हमेशा कम आता है। आप देख सकते हैं जो डॉट वाली लाइन है या डॉट वाली रेखा है वह राउल्ट लॉ से निकले हुए आंशिक दाब को दर्शाती है, और जो एकदम काली खिंची हुई रेखा है वह अनादर्श विलयन का असल में जो आंशिक दाब है उसे दर्शाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो असल में अनादर्श विलयन का आंशिक दाब है वह राउट लॉ से निकले हुए आंशिक दाब से कम है। इसी को कहते हैं ऋणायन विचलन। अंग्रेजी में धनायन विचलन को पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं और अंग्रेजी में ऋणायन विचलन को नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं, तो आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने राउल्ट नियम के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने आदर्श एवं अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब बातें समझ आई होंगी। आप इन सब टॉपिक्स को एनसीईआरटी रसायन विज्ञान भाग 1 से पढ़ लीजिएगा और इन पर कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम सबसे पहले अनुसंख्या गुणधर्म के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम असामान्य मोलर द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस फिजिक्स वीडियो लेक्चर। दोस्तों, अभी तक हम चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के 5 भागों को पढ़ चुके हैं। आज हम इसका छठा भाग समझेंगे और इस छठे भाग में हमारे पिछले भाग के विषय गाउस नियम के अनुप्रयोगों को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, इसमें हमारा सबसे पहला अनुप्रयोग है गाउस नियम द्वारा एक समान रूप से आवेशित असीम रूप से लंबे पतली चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करना। इसके लिए मान लीजिए कि ये एक असीम रूप से लंबी व पतली चादर है जो कि धन आवेशित है। तो दोस्तों, हम एक छोटा सा गॉसियन क्षेत्र कंसीडर कर लेते हैं जो इसके दोनों तरफ होगा, और ये गॉसियन क्षेत्र एक बेलन की शेप में होगा जिसके मुख्यतः 2 क्षेत्रफल हैं। एक बेलन का ऊपर तथा नीचे वाला भाग जो वृत्त होता है जैसे A, इसके अलावा एक वक्र पृष्ठ जैसे B। अब मान लेते हैं कि सिग्मा आवेश का क्षेत्रफल घनत्व है, तो चादर पर कुल आवेश यानी Q होगा सिग्मा गुणा चादर का क्षेत्रफल। अब अगर गाउस नियम की सहायता से कुल फ्लक्स निकालें और पूरे गॉसियन क्षेत्र के लिए इसे इंटीग्रेट भी करें तो आने वाले दोनों ही व्यंजक बराबर होंगे। और क्योंकि बेलन के ऊपर व नीचे के भाग एक समान वृत्तीय क्षेत्र है, इसलिए ये समीकरण बनेगी फाई बराबर सिग्मा A बटे एप्सिलॉन नॉट जो गाउस नियम से आया है,
बराबर 2 गुणा इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DSA जो बेलन के ऊपर व नीचे वाले वृत्त के हिस्से हैं, जमा इंटीग्रेशन E डॉट DSB जो बेलन के वक्र पृष्ठ के कारण आता है। अब अगर आप बेलन के वृत्तीय क्षेत्र जैसे कि A के लिए देखें तो E और DS की दिशा समान ही होगी, जबकि वक्र पृष्ठ B के लिए E तथा DS की दिशा एक दूसरे के लंबवत होगी। यानी अब फाई बराबर होगा सिग्मा A बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 इंटीग्रेशन E DSA cos 0 डिग्री जमा इंटीग्रेशन E DSB cos 90 डिग्री। अब जैसा कि आप जानते हैं कि cos 90 डिग्री और cos 0 डिग्री की वैल्यू रखने पर इक्वेशन आएगी फाई बराबर सिग्मा A बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 इंटीग्रेशन E DSA। क्योंकि दोस्तों cos 90 डिग्री वाला कंपोनेंट यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी फाई बराबर होगा 2 गुणा E इंटीग्रेशन ऑफ DSA। और इसे हल करें तो आता है सिग्मा A बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 गुणा E गुणा A, जहाँ पर A इस चादर का क्षेत्रफल है, या यहाँ से वैद्युत क्षेत्र E का मान यदि निकाला जाए तो वह होगा सिग्मा A बटे 2A एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि अंश और हर में A उपस्थित है जो आपस में कट जाएंगे तो E बचेगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। आइए अब ज्ञात करते हैं गाउस नियम द्वारा गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र, जिसमें हम फर्स्ट केस लेते हैं जब बिंदु P खोल से बाहर हो। मान लीजिए एक गोलीय खोल है जिसकी त्रिज्या R है और इस गोलीय खोल पर कुछ धनावेश फैला हुआ है। अब हमें निकालना है इस गोलीय खोल के केंद्र से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु जहां पर गोलीय खोल की वजह से कुल कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, इसकी गणना करनी है। इससे पहले अगर हम बनाएं इसके लिए एक गॉसियन क्षेत्र जो इस आवेश को पूरी तरह से बंद कर ले, तो वो होगा एक और गोला जिसकी त्रिज्या होगी R, जो खोल के केंद्र और बिंदु P के बीच की दूरी भी है। गॉसियन सतह B का कुल क्षेत्रफल होगा 4 पाई R की घात 2। अब हम इस गॉसियन क्षेत्र का एक छोटा सा भाग ds लें तो इसके लंब की दिशा होगी बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय, और ठीक इसी तरह वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय ही, यानी E तथा तल के लंबवत दिशा हमेशा समांतर होगी, जिसकी वजह से हम इसे पूरे गोले के लिए इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले गाउस नियम की मदद से हम लिख सकते हैं कि कुल फ्लक्स फाई बराबर होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट के, यानी इक्वेशन को इंटीग्रेट करने पर आता है E गुणा 4 पाई R की घात 2 बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी E बराबर होगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R की घात 2। अब अगली परिस्थिति में हम बिंदु P को गोलीय खोल के अंदर ही मान लेते हैं। तो दोस्तों इस केस में भी हम देख सकते हैं कि गॉसियन क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा 4 पाई R की घात 2, और गाउस नियम की सहायता से फाई बराबर होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट के। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो पाएंगे कि गॉसियन क्षेत्र B के अंदर कोई आवेश है ही नहीं। सारा आवेश Q गोलीय खोल के ऊपर है और जो गॉसियन क्षेत्र से बाहर है, यानी इस परिस्थिति में Q बराबर होगा 0 के, जिसकी वजह से फ्लक्स भी हो जाएगा 0। आइए अब अगला अनुप्रयोग देखते हैं, जो है गाउस नियम द्वारा किसी ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना करना। इसमें भी हम फर्स्ट केस लेते हैं जब बिंदु P गोले से बाहर हो। मान लीजिए एक ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या R है और इस गोले में कुछ धनावेश उपस्थित है।
अब हमें निकालना है इस गोले के केंद्र से r दूरी पर इस गोले की वजह से कुल कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। इससे पहले अगर हम बनाएं इसके लिए गॉसियन क्षेत्र जो इस आवेश को बंद करे, तो वो होगा एक सकेंद्रीय गोला जिसकी त्रिज्या होगी r, जो गोले के केंद्र और बिंदु P के बीच की दूरी भी है। दोस्तों, गॉसियन सतह B का कुल क्षेत्रफल होगा 4 पाई r⁴। अब हम इस गॉसियन क्षेत्र का एक छोटा सा भाग ds लें, तो इसके लंब की दिशा होगी बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्य, और ठीक इसी तरह वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्य, यानी E तथा तल के लंबवत दिशा हमेशा समांतर रहेगी, जिसकी वजह से हम इस पूरे गोले के लिए इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले गाउस नियम की मदद से हम लिख लेते हैं कि कुल फ्लक्स फाई बराबर होगा Q/ε0 के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस समीकरण को इंटीग्रेट करने पर आता है E गुणा 4 पाई r⁴ बराबर Q/ε0, यानी यहाँ से E आता है 1/4 पाई ε0 Q/r⁴। और दोस्तों, यह व्यंजक ठीक वैसा ही है जैसा किसी बिंदु आवेश या किसी गोलीय खोल के कारण बनने वाले वैद्युत क्षेत्र का होता है, यानी हम ये मान सकते हैं कि इस केस में गोले का पूरा आवेश गोले के केंद्र पर ही केंद्रित रहता है। आइए अब दूसरा केस लेते हैं, जिसमें बिंदु P गोले के अंदर हो। इसके लिए मान लीजिए कि ये एक ठोस गोला है जिसमें आवेश Q उपस्थित है। अब हम इस गोले के अंदर ही कहीं एक बिंदु P मान लेते हैं जो इस गोले के केंद्र से r दूरी पर है। बिंदु P से गुजरने वाला गॉसियन क्षेत्र भी एक गोला होगा, जिसे यहाँ B से दर्शाया गया है। इसी गॉसियन क्षेत्र का एक छोटा सा भाग लेते हैं और इसके बाद इसे पूरे क्षेत्र के लिए इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर इस छोटे से क्षेत्र के तल का लंब भी बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्य है, जबकि इस गॉसियन क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा 4 पाई r⁴। दोस्तों, मान लीजिए कि ρ आवेश का आयतन घनत्व है, जिसका मान होगा ρ बराबर Q/4/3 पाई r⁵, यानी इस गोले का कुल आवेश बटे गोले का कुल आयतन। और दोस्तों, गॉसियन क्षेत्र से बंद होने वाला आवेश Q' होगा ρ गुणा 4/3 पाई r⁵, यानी आवेश का आयतन घनत्व गुणा गॉसियन क्षेत्र से बंद होने वाले गोले का आयतन। अब दोस्तों, गाउस नियम से फाई बराबर आता है Q'/ε0 के। इसके अलावा फ्लक्स बराबर होता है देखो, हाथ बेचारा अपना काम करते करते खुद ही कोरोना वायरस बन रहा है। तुम मुझे 20 सेकंड दो, मैं तुम्हें इस वायरस से आजाद करूंगा। ये ले, ये भी ले। भाग जा, ये कोने कोने में ले, दफा हो जा यहां से। मैं जीत गया। मिलते रहना दिन में कई बार।
हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है, और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे, तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक।